हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीपी की इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट अप्रेजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट अप्रेजल का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और क्रेडिट अप्रेजल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन लार्ज लोन। तो जब एक बैंक लार्ज लोन देता है किसी बोरोवर को तो वहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या रहते हैं? तो नॉर्मली देखो, लार्ज लोन को देने के लिए बैंक जो है वो एक न्यू बिजनेस ग्रुप कमेटी जो है वो बनाता है, और ये जो कमेटी है वो यहाँ पर पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो मैनेज करती है। यानी कि ये जो लार्ज क्रेडिट प्रपोजल्स है इनको रिव्यू करने का काम और अप्रूव करने का जो काम है वो एनबीजी कमेटी का ही जो है वो होता है। हमारा जो प्राइमरी पर्पस होता है इस कमेटी को बनाने का वो यही होता है कि जो हाई वैल्यू लोन्स है ना, उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाए, और ये जो लोन्स हैं वो बैंक की पॉलिसीज और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हो। यानी कि बैंक की पॉलिसी जितना लोन अलाउ कर रही हो उतना ही लोन जो है वो दिया जाए, ताकि बैंक को किसी भी तरह का रिस्क जो है वो ना हो। अब अगर हम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि जो एनबीजी कमेटी है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहला जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बॉरोवर एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनबीजे कमेटी होती है वो किसी भी बॉर्वर को लोन देने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करती है और रीपेमेंट कैपेसिटी को असेस करती है, ताकि उसके बिहार पर वो डिसाइड कर पाए कि उसे कस्टमर को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, यानी कि उसे लोन देना है या फिर नहीं देना है। उसके बाद रिस्क और एक्सपोजर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कमेटी है वो रिस्क का भी एनालिसिस करती है, चाहे वो मार्केट रिस्क हो, चाहे वो इंडस्ट्री रिस्क हो, चाहे वो ऑपरेशनल रिस्क हो, और इंश्योर करते हैं कि जो लोन दिया जा रहा है वो बैंक के लिमिट्स के अंदर ही दिया जाए। उसके बाद आता है लोन प्राइसिंग एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होगा इस चीज को डिटरमाइन करना एक इंपॉर्टेंट काम है इस कमेटी का। तो ये जो कमेटी है वो यहाँ पर रिस्क बेस्ड प्राइसिंग जो है वो सेट करती है। इसका मतलब है कि जितना रिस्क उतना ही इंटरेस्ट रेट, अगर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा इंटरेस्ट, अगर रिस्क कम है तो कम इंटरेस्ट। ठीक है, और जब ये इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है तो ये कमेटी जो है वो इंश्योर करती है कि बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहे, यानी कि बैंक प्रॉफिट भी कमाए, साथ के साथ वो मार्केट कंडीशन के साथ भी अलाइन कर पाए। कहने का मतलब है कि जो कंपिटिटर के प्राइजेस है उनके साथ अलाइन जो है वो कर पाए। ऐसा ना हो कि हमारे जो प्राइजेस हैं वो कंपटीटर के प्राइजेस से बहुत ज्यादा हाई हैं जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंप्लायंस एंड पॉलिसी अधेरेंस। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर प्रपोजल्स हैं वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और क्रेडिट पॉलिसीज को फॉलो करते होने चाहिए, और इस चीज को भी इंश्योर करने का काम इसी कमेटी का होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि एनबीजी कमेटी क्यों, हमें इसे बनाने की क्यों जरूरत है? तो देखो, जब हम हाई वैल्यू लोन्स देते ना तो वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। जैसे मान के चलिए बैंक 1,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर डिफॉल्ट कर दिया ना बॉर्वर ने तो बैंक डूब ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बड़े लोन को देते समय ये इंश्योर करना जरूरी है कि उसको प्रॉपरली इवेल्युएट जो है वो किया जाए और जो रिस्क लिमिट है उसके अंदर ही वो रहे। ठीक है, ताकि जो बैड लोन का जो रिस्क है उसे यहाँ पर कम से कम जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग। ठीक है, तो जब भी एक बैंक लैंडिंग करता है, यानी कि जो लैंडिंग का डिसीजन लेता है कि उसे लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो उसे 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, और उसको फॉलो करते हुए ही वो यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी के अप्रेजल करता है और अप्रूव करता है। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, इसके पास एक ए पर्सन आया 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्सवाइजेड बैंक है ना वो क्रेडिट अप्रेजल करते वक्त और क्रेडिट को अप्रूव करते वक्त इन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो करता है। तो ये बेसिकली एक गाइडेंस का जो है वो काम करती है, ये बैंक को गाइड करती है अच्छे तरीके से क्रेडिट अप्रूवल करने के लिए और क्रेडिट को अप्रूव करने के लिए, ताकि बैंक को किसी भी तरह का लॉस ना हो। अब ये 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग है क्या? पहला प्रिंसिपल है इवेलुएट बॉरोवर्स क्रेडिट वर्दिनेस। ठीक है, तो हमें लोन देने से पहले बॉरोवर की जो क्रेडिट वर्दिनेस है उसका इवोल्यूशन करना है
यानी कि हमें बोरोवर की जो रीपेमेंट एबिलिटी है उसे चेक करना है और उसके विलिंगनेस को भी चेक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बोरोवर एबल तो होता है लोन को रिपे करने के लिए पर विलिंग नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें बैंक को जो है पहले चेक करनी है, और अगर बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी होगी तभी बोरोवर को लोन दिया जाएगा, अदरवाइज उसे लोन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, अगर कोई बोरोवर बैंक के पास लोन लेने के लिए आया है तो बैंक को ना सबसे पहले ये देखना होगा कि लोन किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि देखो बैंक को हमेशा जो लोन है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देना होता है। जैसे आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक प्रोडक्टिव पर्पस है और बैंक इसके लिए लोन दे सकता है। पर अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बैंक उसके लिए आपको लोन नहीं देता है। तो पर्पस जरूरी है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड कोलैटरल असेसमेंट, तो बैंक के लिए जरूरी है कि जब भी वो लोन दे बदले में वो एक सिक्योरिटी जरूर मांगे बोरोवर से, ताकि बैंक का जो रिस्क है वो कम हो सके। और जब वो सिक्योरिटी ले रहा हो ना तो सिक्योरिटी को भी प्रॉपर्ली असेस करना जरूरी है, जैसे कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, और उस इस समय उसकी कंडीशन क्या है, ऑनरशिप है या फिर नहीं है बोरोवर की, उस चीज को चेक करना होता है। उसके बाद कैश फ्लो सोर्स और रीपेमेंट ये भी चेक करना होता है, यानी कि बोरोवर की इनकम क्या है, उसका कैश फ्लो क्या है। जैसे अगर हम एक इंडिविजुअल बोरोवर की बात करें तो वो लोन को रिपे करेगा या फिर नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कितनी है। अगर इनकम कम है या फिर इनकम है ही नहीं तो 100% श्योरिटी है कि वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो कैश फ्लो का एनालिसिस करना जरूरी है कि बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है। अगर कैश फ्लो अच्छा है यानी कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो आसानी से रिपेमेंट कर देगा, अदरवाइज वो रिपेमेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ना हमें क्रेडिट अप्रेजल करते वक्त 7 C's के ऊपर जो है वो ध्यान देना होता है। अब ये 7 C's क्या है? पहला है क्रेडिट वर्दीनेस, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यहां पर हमें बोरोवर की फाइनेंशियल हिस्ट्री और रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड को जो है वो चेक करना होता है ताकि हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जान पाए। उसके बाद दूसरा सी है कैरेक्टर, यहां पर हमें बोरोवर की जो इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी उसको चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कई बार बोरोवर एबल होते हैं लोन को रिपे करने के लिए, पर वो जानबूझकर, क्योंकि उनके दिल में बेईमानी होती है, बैंक का पैसा वापस नहीं करते। तो ये भी चेक करें कि ये जो बंदा है वो सही है या फिर नहीं है। कैपेसिटी तो चेक करनी ही है। एक बंदा जितना मर्जी चाहे कि मैं लोन की रिपेमेंट कर दूं, अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो वो कैसे लोन की रिपेमेंट कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि सफिशिएंट इनकम को जनरेट करने की उसके अंदर एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि पैसा कमाने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद कैपिटल, बोरोवर की नेटवर्थ कितनी है, यानी कि उसने बिजनेस में कितना यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो किया हुआ है, ये भी चीज देखनी है। कोलैटरल, ये तो देखनी है कि बोरोवर जो है वो कौन सी सिक्योरिटी जो है वो ऑफर कर रहा है, वो किस कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस की जो कंडीशन है वो भी चेक करनी है, यानी कि बिजनेस जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, जो इकोनॉमी में ऑपरेट करता है, उसकी कंडीशन क्या है और क्या उससे बोरोवर के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है, उसके बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है। तो देखो, अगर इंडस्ट्री में डाउनफॉल आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उनका भी डाउनफॉल आता है। इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, तो इस चीज को भी हमें चेक करना है। उसके बाद है कैश फ्लोज, तो यहां पर हमें बोरोवर की एबिलिटी को यहां पर चेक करना है कि वो रेगुलर कैश इनफ्लो जनरेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। जब भी हम किसी बोरोवर को लोन देते हैं तो सबसे पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जानना पड़ता है, यानी कि उसकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो लोन को रिपे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो जब हम क्रेडिट अप्रेजल करते हैं डिफरेंट बोरोवर्स की, यानी कि जब हम उसकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो चेक करनी पड़ती है। जैसे अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, उसने अगर कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया है, ऑटो लोन लिया हुआ है, तो अगर हमें उसे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जानना है और डिसाइड करना है कि उसे ये लोन देने हैं या फिर नहीं देने, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो हमें चेक करना है। जैसे आपने भी कभी ना कभी अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक किया होगा सिबिल के ऊपर। ये जो क्रेडिट स्कोर है ये बताता है कि बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। जैसे नॉर्मली जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 300 से लेकर 900 तक का होता है। ठीक है, अगर किसी का क्रेडिट स्कोर जो है वो 350 है, इसका मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है। क्योंकि क्रेडिट स्कोर कब कम होता है? जब आप लोन लेकर लोन का पैसा रिपे नहीं करते हो, डिफॉल्ट करते हो, या फिर डिले करते हो, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसकी बिल यहाँ पर पे नहीं किया। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जैसे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 850 है, इसका मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी। क्योंकि क्रेडिट स्कोर अच्छा कब होता है? जब आप टाइम पर लोन लेकर टाइम पर उसे रिपे कर देते हो, क्रेडिट कार्ड के जो बिल है वो अच्छे तरीके से रिपे जो है वो कर देते हो टाइम पर। ठीक है, उसके बाद पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि पर्सन की इनकम कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितने हैं, उसको चेक करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन भी करनी है कि वो जो काम कर रहा है
क्या वो उससे उतनी इनकम कमा पा रहा है लोन को रिपे कर पाए। जैसे हो सकता है कि कोई पर्सन प्रेजेंट में जो 50,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है, पर जैसे वो लोन लेने के लिए गया उसकी जॉब छूट गई, तो वो अपनी पुरानी जो सैलरी स्लिप थी वो बैंक के पास सबमिट करवा रहा है, ठीक है, पर उसकी जॉब जा चुकी है। तो बैंक ने अगर उस सैलरी स्लिप के बेसिस पे उसे लोन दे दिया तो बैंक को लॉस होने वाला है। तो बैंक को वेरीफाई करना है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट है या फिर नहीं है, इसके लिए सैलरी स्लिप वगैरह चेक करनी है और ये करंट सैलरी स्लिप वगैरह चेक करनी है। उसके बाद मार्केट इंक्वायरीज भी करनी है, एम्प्लॉयर से बात करना है कि ये एम्प्लॉय कैसा है, और अगर कोई गारंटी वगैरह दे रहा है तो उससे भी बात करनी है, ठीक है। साथ के साथ जो लोन इवैल्यूएशन टेम्पलेट है ये बैंक बेसिकली प्रिपेयर करता है ताकि वो बोरोवर को सिलेक्ट कर पाए कि उसे लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो उसमें जो स्कोर आया है बोरोवर का उसे भी यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो चेक करनी पड़ती है, उनका एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि वो कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग या फिर वीक है। साथ के साथ हमें कुछ रेगुलेटरी डाटाबेस में जाकर भी सर्चेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें सरसई में जाना पड़ता है ताकि जो प्रॉपर्टी बोरोवर दे रहा है एज अ सिक्योरिटी उसके ऊपर पहले से कोई लीगल क्लेम तो नहीं है, उस चीज को चेक किया जाए। साथ के साथ रजिस्ट्रार और कंपनीज के केस में भी चेक किया जाता है कि कंपनी का स्टेटस क्या है और क्या वो रेगुलरली बेसिस पे जो कंप्लायंस है वो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। फिर यहाँ पर डिफॉल्टर लिस्ट भी यहाँ पर चेक की जाती है। आरबीआई जो अपने डाटाबेस के ऊपर विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट है वो मेंटेन करता है, तो उस लिस्ट को भी बैंक चेक करता है कि कहीं ये विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में तो नहीं है, ठीक है। अगर उसने विलफुल डिफॉल्टर को लोन दे दिया तो बैंक का लोन डूबने ही वाला है। फिर यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाकर इंसॉल्वेंसी को चेक करना है कि जो बॉर्वर है वो कहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो कि टाइम पर अपने डेट्स को रिपे जो है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। मार्केटिंग पोजीशनिंग भी यहाँ पर चेक की जाती है कि बिजनेस की मार्केटिंग पोजीशनिंग यहाँ पर कैसी है, जैसे कि उसे उसके पास कंपिटिटिव एज है कि नहीं, यानी कि वो अपने कंपिटिटर से आगे है या फिर नहीं है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर कितनी है और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो यहाँ पर भी हमें इन कंपनीज की डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है ताकि हम उसकी लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को जान सके। क्रेडिट रिपोर्ट जिनको एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इश्यू किया होता है उसे हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ताकि हम पता लगा पाए कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो कैसी है। बिजनेस वेबिलिटी असेसमेंट जो है वो की जाती है कि जो बिजनेस है जिसके लिए लोन लिया जा रहा है वो बिजनेस वेबल है या फिर नहीं है, यानी कि प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। इसके लिए हम लोग इंडस्ट्री ट्रेंड स्वॉट एनालिसिस जो है वो करते हैं। उसके बाद अगर कोई प्लेज एसेट है, यानी कि बोरोवर अगर किसी एसेट को बैंक के पास गिरवी रख रहा है तो उसके ऊपर कोई लीगल क्लेम तो नहीं है पहले से, बोरोवर ने पहले से तो नहीं उसे कहीं पे प्लेज किया हुआ है, उस चीज को भी चेक करना है। एक्सपोजर एनालिसिस करना है कि उसने जो पहले बैंकों से जो लोन लिए हुए हैं क्या उसकी वो टाइम पर रिपेमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस को कैसे जो है वो डिटरमाइन करती है। देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाना चाहूंगा। तो मान के चलिए एक कंपनी है, उसका जो डेट कलेक्शन पीरियड है, डेटर कलेक्शन पीरियड है वो 3 मंथ्स है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटर का मतलब समझना पड़ेगा कि डेटर यहाँ पर क्या है। तो देखो एक कंपनी जो भी क्रेडिट सेल करती है वो डेटर कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले, कंपनी ने 5 लाख की क्रेडिट सेल की है, यानी कि उधार पे सेल किया है, जिसकी पेमेंट उसको 3 महीनों के बाद जो है वो मिलने वाली है। तो ये 5 लाख बेसिकली आपके क्या है यहाँ पर डेटर्स है, क्योंकि इसका जो पैसा है वो आपको फ्यूचर डेट पे मिलने वाला है। और क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल जो है वो की है। तो डेट कलेक्शन पीरियड अभी 3 महीने है, यानी कि आप जब क्रेडिट सेल्स करते हो तो 3 महीने के अंदर आपको पैसा जो है वो मिल जाता है, ठीक है। पर अगर बाई चांस मान के चलिए ये 4.5 मंथ्स हो गए, तो यहां पर आपको कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेंगी कि रीजंस क्या है, ये क्यों डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो बढ़ गया। पहले आपको 3 महीनों में पैसे मिल जाते थे, अब 4.5 महीने क्यों लग रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि ये डेटर डेज जो बढ़े हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या यहाँ पर जो कंपनी है उसकी पॉलिसी सही नहीं है डेट को कलेक्ट करने की, या फिर जो मार्केट है वो स्लो हो गया है। उसके बाद कंपटीटर का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या यहाँ पर जो कंपनी है अपने कंपटीटर की वजह से मार्केट शेयर को जो है वो लूज कर रही है, यानी कि उसके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम होती जा रही है। उसके बाद ये जो डेज बड़े हैं डेट कलेक्शन के, उसकी वजह से बोरोवर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब देखो जब हम बैलेंस शीट एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर कुछ डेटा होता है,
जैसे कि कंपनी की एसेट्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, उसमें से करंट लायबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, नॉन करंट एसेट्स कितनी है, ठीक है। तो जब हम इस डेटा का एनालिसिस करते हैं तो यहां पर हमें कुछ रेशोज को कैलकुलेट करना होता है। तो उस डेटा से हम पहले रेशोज को कैलकुलेट करते हैं, फिर उस रेशोज की हेल्प से पता लगाते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। जैसे कि सबसे पहले हम करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशो जो है वो हमें किसी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताता है कि यानी कि जो कंपनी है उसकी शॉर्ट टर्म के अंदर लिक्विडिटी कैसी है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या फिर नहीं है, यानी कि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को उनकी ड्यू डेट पर पे कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, इस चीज को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पर्पस भी यहां पर आपको बता दो लिक्विडिटी असेसमेंट। और अगर हम आईडीएल बेंचमार्क की बात करें तो ये जो करंट रेशो है वो 1.5 से लेकर 2.0 तक होना चाहिए, यानी कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं, अगर करंट लायबिलिटीज ₹1 है तो आपकी करंट एसेट जो है वो कम से कम 1.5 या फिर 2 जो है वो होना चाहिए। हालांकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए जो 2.1 रेशियो है वो आइडल मानी जाती है। फिर आता है डेट इक्विटी रेशियो। देखो डेट इक्विटी रेशियो से ना आपको कंपनी की लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंसी के बारे में पता लगता है, यानी कि एक कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को उनकी ड्यू डेट पर पे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, इसके बारे में पता लगता है। साथ ही साथ लीवरेज के लिए मतलब रिस्क कितना है उसका भी पता लगता है। जैसे अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, जैसे मान के चलिए कि आपका जो कंपनी का जो डेट है वो 50,000 पे है और जो ओनर का पैसा लगा हुआ है वो 25,000 पे, ये डेट है और ये इक्विटी है। तो ये जो रेशियो बनेगी ये यहां पर आपकी 2:1 बनेगी, यानी कि अगर ₹1 ओनर का लगा हुआ है तो ₹2 जो है वो डेट का लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रेशियो काफी ज्यादा रिस्की मानी जाती है क्योंकि इस कंपनी के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा डेट का बर्डन है, ठीक है। और हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर इस डेट को रिपे ना करे और इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये कंपनी थोड़ी सी रिस्की मानी जाती है। इसीलिए जो आपकी डेट इक्विटी रेशियो होती है वो आइडल होती है 1 से कम, यानी कि जो डेट इक्विटी रेशियो होती है वो 1 से कम होनी चाहिए। आइडल जो माना जाता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए वो 0.5 से लेकर 0.6 होता है, यानी कि अगर ₹1 ऑनर का लगा हुआ है तो 0.6 यानी कि 60 पैसे या फिर 0.5 50 पैसे जो है वो डेट के लगे होने चाहिए। फिर आते हैं आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद इससे ना आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है कि कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। जैसे अगर मान के चलिए जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो 5% है या फिर उससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो भी सेल्स करती है उसके 5% के इक्वल वो प्रॉफिट कमा रही है। और अगर ये रेशियो ज्यादा होगी, जैसे अगर ये रेशियो 10% है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अगर उससे भी ज्यादा 20% है तो कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, और अगर ये कम है जैसे 2% है तो कंपनी बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इससे आपको पता लगता है कि एक कंपनी अपने डेट को रिपे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी और इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। कैसे? तो देखो ये आपको बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, और उस प्रॉफिट में से वो कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। जैसे कि अगर ये रेशियो अगर मान के चलिए 2:1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अगर ₹2 कमा रही है तो उसमें से ₹1 तो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस चाहिए होता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रेशियो आपको क्या बता रही है कि अगर आप ₹2 कमा रहे हो तो उसमें से ₹1 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये रेशियो अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि बिजनेस फेल होने वाला है। क्योंकि अगर 2 में से ₹1 वो इंटरेस्ट ही पे कर रहा है तो उसके बाद तो ₹1 बच रहा है, ठीक है। तो ये रेशियो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 2.5 या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है आपका डेट टर्नओवर रेशियो। ये आपको बताता है कि आप कितनी यहां पर क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, ठीक है, और कितनी जल्दी आप उसको कैश में जो है वो कन्वर्ट कर पा रहे हो। जैसे आइडल बेंचमार्क होता है 6 से लेकर 12 तक। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो अगर आपका जो रेशियो है 12 है, अगर डेट टर्नओवर रेशियो आपका 12 है तो आप इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी एवरेज क्रेडिट सेल्स होती है ना उसका 12 गुना जो है वो सेल कर पाते हो। जैसे अगर आपकी सेल्स 10,000 है ना, ये एवरेज है, ये एवरेज है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो अगर आप ये रेशियो 12 है तो आप 10,000 का 12 गुना यानी कि 1,20,000 की सेल जो है वो कर रहे हो। और अगर ये रेशियो ज्यादा हो गई तो इसका मतलब आप ज्यादा सेल्स कर रहे हो, और अगर ये रेशियो कम होगी इसका मतलब आप कम सेल्स कर रहे हो। अब कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो लैंडिंग डिसीजन के अंदर क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करना पहला स्टेप जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट बोरोवर्स के केस में हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ अप्रेजल और ड्यू डिलिजेंस का यूज करना होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। इंडस्ट्री ट्रेंड, कंपनी हिस्ट्री और कैश फ्लो प्रोजेक्शन क्रिटिकल फैक्टर्स है जिनको आपको कंसीडर करना जरूरी होता है जब भी आप लैंडिंग डिसीजन ले रहे हो। रेगुलेटरी चेक्स जैसे कि आरओसी, आईबीबीआई, सरसई, ये आपको जो हिडन रिस्क होते हैं, लीगल रिस्क होते हैं, उसको फाइंड आउट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्पस ऑफ द लोन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी एक बैंक लोन देता है तो सबसे पहले वो पर्पस फाइंड आउट करता है कि किस पर्पस के लिए जो है वो लोन लिया जा रहा है। अगर वो पर्पस लीगल है और प्रोडक्टिव है तभी यहां पर लोन दिया जाएगा, अदरवाइज उसको लोन जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इसीलिए जरूरी होता है ताकि हम बोरोवर की जो इंटेंशन है उसकी जेन्युइननेस को देख सके कि जो बोरोवर है वो लोन ले रहा है लोन को रिपे करने की इंटेंशन के साथ या फिर सिर्फ लोन ले रहा है और डिफॉल्ट करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर एक बोरोवर जो है वो बिजनेस करने के लिए लोन ले रहा है, इसका मतलब है उसकी इंटेंशन है कि वो टाइम बिजनेस करके पैसा कमा कर बैंक का पैसा जो है वो वापस कर देगा। साथ ही साथ हमें बिजनेस और प्रोजेक्ट की विएबिलिटी के बारे में जो है वो पता लगता है और हम लोन को बैंक की जो लैंडिंग पॉलिसीज है उसके साथ जो है वो अलाइन कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो रीपेमेंट और रिस्क और डिफॉल्ट है उसका भी पता लगाता है कि रीपेमेंट के कितने चांसेस है और डिफॉल्ट के कितने चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर लोन पर्पस को कैसे यहाँ पर जो है वो इवेलुएट किया जाता है, तो देखो, एक बोरोवर जब बोरोवर की बात करते हैं तो बोरोवर लोन कई रीजंस के लिए लेता है। जैसे कि मान के चलिए उसे बिजनेस करना है, उसे कोई घर खरीदना है, उसे कोई व्हीकल खरीदना है। ठीक है, तो लोन देने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पर्पस है वो वैलिड होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए, ठीक है, पर्पस को चेक करने के लिए बैंक को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले देखो, लेजिटिमेट लोन पर्पस। हमेशा बैंक को वही लोन देना चाहिए जिसका जो पर्पस हो वो लेजिटिमेट हो। लेजिटिमेट का मतलब है वैलिड हो और लीगल हो। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए लोन बैंक नहीं दे सकता है। सबसे पहले इसमें आता है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कोई बैंक कोई बिजनेस है, ठीक है, उसको अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो देखो, जब एक बिजनेस अपना काम करता है तो डे टू डे बेसिस पे उसे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, वेजेस पे करने, प्रोडक्शन करना, सैलरीज पे करना। ठीक है, तो इन डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए उसे पैसा चाहिए होता है। तो जो पैसा एक कंपनी इन डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए यूज करती है, परफॉर्म करने के लिए यूज करती है, उसी को हम वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। तो कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से लोन ले सकती है और कह सकती है कि देखो, हमें डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंस करना है, कृपया मुझे इतना लोन जो है वो दे दीजिए। तो ये एक लेजिटिमेट पर्पस माना जाता है। उसके बाद अगर कोई बोरोवर बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है या फिर डिवर्सिफाई करना चाहता है, जैसे मान के चलिए एक XYZ कंपनी थी, इसकी एक ही ब्रांच थी, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर। अब वो अपनी एक और नई ब्रांच जो है वो ओपन करना चाहता है, ठीक है, ताकि वो डिवर्सिफिकेशन कर सके, एक्सपेंशन कर सके। तो ये भी एक लेजिटिमेट पर्पस है। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कंपनी ने, जैसे कि कोई एसेट परचेज करनी है, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक लेजिटिमेट पर्पस जो है वो माना जाता है। अगर यहाँ पर इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं तो ये भी लेजिटिमेट पर्पस होता है। अगर यहाँ पर लैंड या फिर बिल्डिंग को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट बैक स्कीम्स हो गई, ये सारे के सारे आपके लेजिटिमेट पर्पस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम रिस्ट्रिक्टेड लोन पर्पसेस की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, स्पेकुलेटेड ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और प्राइस में फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे लोन नहीं मिलेगा। गैम्बलिंग के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई पर्सन हाई रिस्क वेंचर्स में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेना चाहता है तो उसे भी लोन जो है वो नहीं दिया जाएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कोई अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे भी लोन नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस की एसेट को परचेज करने के लिए अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके लिए उसे लोन मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई बोरोवर अपने किसी दूसरे डेट को रीपे करने के लिए अगर लोन ले रहा है तो वो भी अलाउ नहीं है। अगर अगर यहाँ पर जो लोन दिया जा रहा है वो स्ट्रक्चर्ड रीफाइनेंसिंग प्लान के अंदर दिया जा रहा है तो वहां पर लोन दिया जा सकता है, पर नॉर्मल केसेस में लोन नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद पर्सनल लग्जरीज और नॉन प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए भी लोन जो है वो नहीं दिया जाता है। उसके बाद आता है फैक्टर असेस्ड इन लोन पर्पस वेरिफिकेशन। देखो, जब आप लोन का पर्पस वेरीफाई कर रहे होते हो तो आपको कई फैक्टर जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं। वो फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले आपको मैनेजरियल कॉम्पिटेंस चेक करनी पड़ती है, यानी कि जो बोरोवर है क्या उसके पास एक्सपर्टीज है बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए,
यानी कि वो बिजनेस को मैनेज कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इस चीज को चेक जो है वो किया जाता है। साथ के साथ जो मैनेजमेंट टीम है वो इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फ्रेशर है, इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो ज्यादा चांसेस है कि ये फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार में सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल होता है। उसके बाद है टेक्निकल टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी भी चेक करनी है। यानी कि अगर कोई बोरवर आया आपके पास लोन लेने के लिए कि मुझे ये लोन दे दीजिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है और बिजनेस है ये रियलिस्टिक है या फिर नहीं, यानी कि हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए एक पर्सन आता है बैंक के पास और कहता है कि मुझे ना एक ट्रैवल एजेंसी जो है वो स्टार्ट करनी है, और ये जो ट्रैवल एजेंसी है वो पृथ्वी से लोगों को मार्स के ऊपर जो है वो लेकर जाएगी। तो ये बिजनेस आइडिया सुनने में कैसा लग रहा है? फनी लग रहा है? आज के टाइम में तो कम से कम फनी लग रहा है, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो बैंक को इस चीज को चेक जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि आने वाले फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि ये पॉसिबल हो जाए, ठीक है, पर अभी के लिए तो लग रहा है ना कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल यहाँ पर चाहिए, बिजनेस या टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो अवेलेबल है या फिर नहीं। जैसे यही बिजनेस ले लो, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो अवेलेबल ही नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो इसके लिए तो लोन देना बनता ही नहीं है बैंक को। उसके बाद इकोनॉमिक वेबिलिटी को भी चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहा है बिजनेस यानी कि बॉर्बर, इसकी डिमांड है या फिर नहीं है। जैसे सेम एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है वो ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है पृथ्वी से मार्स के ऊपर ले जाने के लिए, तो पहले आप चेक करो कि अगर मान लो प्रैक्टिकली साउंड लग रहा है आपको, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया, तो चेक करो कि कोई उसकी डिमांड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि सब डरे हुए हैं और वो जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसकी डिमांड ही ना हो, ठीक है। साथ के साथ अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट है या फिर जो कंपटीटर है, क्या वो बॉर्बर की बिजनेस की सक्सेस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्या वो बॉर्बर को फेल कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज को चेक करना है। उसके बाद एंट्री एग्जिट बैरियर्स क्या है, यानी कि देखो अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई इजीली एंटर कर सकता है, इजीली एग्जिट कर सकता है, तो यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने का बहुत ज्यादा खतरा है। उसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को भी चेक किया जाएगा, यानी कि बॉर्बर की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या फिर नहीं है, उस चीज को चेक किया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो बिजनेस को रन कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो ये थोड़ी है कि बॉर्बर सारा का सारा पैसा जो है वो डेट से ही अरेंज करे, ऐसा तो होता नहीं, उसको अपना खुद का पैसा भी तो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चेक करना है कि उसके पास इतना पैसा है कि नहीं कि वो खुद से बिजनेस को स्टार्ट भी कर पाए, ठीक है। और उसके बाद लोन देने के बाद ये भी चेक करना पड़ता है कि बिजनेस सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर कमर्शियल विएबिलिटी। तो कमर्शियल विएबिलिटी के अंदर आपको देखना है कि ये जो बिजनेस है जिस मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है वो मार्केट स्टेबल है या फिर नहीं है, कहीं वहां पर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस तो नहीं आते रहते हैं। जैसे कई मार्केट्स होती है ना, कभी बहुत ज्यादा अप चले गई, कभी बहुत ज्यादा डाउन चली गई, ठीक है। तो ऐसी मार्केट में अगर बिजनेस है तो थोड़ा सा रिस्की जो है वो बैंक के लिए जो है वो माना जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क है जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो उस चीज को भी हमें यहाँ पर जो है वो चेक करना है। और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट कितनी है, यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा और उस बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट होगा, उस चीज का एनालिसिस करना है, ताकि हम देख पाए कि फाइनेंशियली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो साउंड है या फिर नहीं है। उसके बाद आता है रेगुलेटरी एनवायरमेंटल कंप्लायंस, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि जो बिजनेस है वो लीगल, टैक्स और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कहीं यहाँ पर कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत तो नहीं है, बिजनेस को लाइसेंस की जरूरत तो नहीं है जो कि अभी तक उसने एक्वायर नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उस चीज को भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री इकोनॉमिक कंडीशंस की भी असेसमेंट जो है वो की जाएगी, यानी कि जिस इंडस्ट्री में, जिस इकोनॉमी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो उसका ट्रेंड कैसा है, ठीक है, वो कहीं डाउन में तो नहीं चल रही है, ठीक है, वहां पर फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं वो चीज को हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मार्केट ट्रेंड और साइकिल्स को जो है वो देखना है कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है। अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इट मींस वहां पर बिजनेस भी ग्रो करेगी, तो वहां पर रिस्क कम है तो लोन दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर डिक्लाइन करिए तो वहां पर थोड़ा सा सोच समझ के लोन दिया जाएगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो क्या इन्फ्लेशन की वजह से बोरोवर की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बोरोवर बिल्कुल ही फेल हो जाएगा, यानी कि वो अपने बिजनेस को कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी चेंजेस क्या हो रहे हैं, कोई न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं आई है जो कि यहाँ पर इस सेक्टर को
इम्पैक्ट डालेगी, यानी कि सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। जैसे हो सकता है ना कि बोरवर उस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहा है जिसको गवर्नमेंट की नई पॉलिसी ने बिल्कुल ही बैन कर दिया है, तो इस चीज को भी यहाँ पर चेक जो है वो किया जाएगा। उसके बाद कंपटीशन एनालिसिस भी किया जाएगा कि वहां पर जो कंपटीटर ऑपरेट कर रहे हो सेक्टर के अंदर वो कितने स्ट्रांग या फिर वीक है। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजों को जानने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? सबसे पहले देखो, आपको इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे आरबीआई, क्राइजर, केयर और आईकरा के। इससे आप पता लगा सकते हो कि कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है। बिजनेस रिसर्च पब्लिकेशंस आप देख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसमें कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि सिबल, CRIF, एक्सपीरियन की जो रिपोर्ट है उसे आप चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है डिटेक्टिंग डिवर्जन ऑफ फंड्स। तो सबसे पहले हम डिवर्जन ऑफ फंड का मतलब समझेंगे कि डिवर्जन ऑफ फंड क्या होता है। तो देखो, जब एक बोरवर जो है वो लोन के पैसे को अनऑथराइज पर्पस के लिए यूज करता है तो उसी को हम डिवर्जन ऑफ फंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पर एबीसी बैंक है और यहाँ पर एक ए कस्टमर है, ठीक है। तो ए कस्टमर ने एबीसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। किस लिए लोन लिया था? अपना घर बनाने के लिए, यानी कि ये एक होम लोन था, ठीक है। लोन लेने का पर्पस क्या था? कि अपना घर बनाना चाहता था, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाना चाहता था। पर इसने इस पैसे को जो है गैम्बलिंग में यूज कर लिया, या फिर इस पैसे को इसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी को हम डायवर्जन ऑफ फंड जो है वो कहते हैं। यानी कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है, अगर आप उस पर्पस के लिए उस लोन के पैसे को यूज नहीं करते हो, किसी और पर्पस के लिए यूज कर देते हो, तो वो आपका डायवर्जन ऑफ फंड जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो जब आप यहां पर डिटेक्ट करते डायवर्जन ऑफ फंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो एनालिसिस करना होता है कि अगर कोई कंपनी है, उसने अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है तो क्या वो उस पैसे को वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ ही साथ उसका कैश फ्लो कैसा है, मतलब कि वो जो पैसा खर्च कर रही है वो किन एक्टिविटीज के ऊपर खर्च कर रही है, पैसा कैसे बाहर जा रहा है बिजनेस से, उस चीज को चेक करना होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट यहां पर चेक की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है ताकि जो फंड्स के मूवमेंट्स है उसको ट्रैक किया जा सके। यानी कि कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है और उस पैसे को वो कहां पे यूटिलाइज कर रही है उसके बारे में हमें पता लग सके। बैंक स्टेटमेंट हमें एनालिसिस करना है ताकि हम किसी भी तरह की जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि अगर बोरवर गलत तरीके से फंड्स को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम पता लगा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस करके। सरप्राइज इंस्पेक्शन और ऑडिट्स हमें परफॉर्म करना है। जैसे अगर कोई किसी पर्सन ने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है तो हमें सरप्राइज इंस्पेक्शन करनी है, क्या पर्सन वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो पैसा है वो यहां पर बिजनेस के लिए ही यूज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। वेंडर पेमेंट मॉनिटरिंग को भी चेक किया जाता है, उसका भी एनालिसिस किया जाता है। यानी कि अगर हमने किसी कंपनी को लोन दिया ताकि वो एसेट्स परचेज कर सके किसी वेंडर से, तो हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली में कंपनी ने वेंडर से एसेट परचेज की है या फिर नहीं की है। अब एक हम केस स्टडी बात करेंगे लोन पर्पस वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो मान के चले एक कंपनी है, उसने 50 करोड़ के टर्म लोन के लिए अप्लाई किया था ताकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है वो सेटअप कर सके। हालांकि पोस्ट सैंक्शन फंड फ्लो स्टेट एनालिसिस से ये पता लगा कि लार्ज पोर्शन ऑफ लोन जो है वो डाइवर्ट कर दिया है स्पेकुलेटिव स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि 50 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये डाइवर्जन ऑफ फंड है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यहां पर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके डाइवर्जन ऑफ फंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है कंपनी की पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा, जैसे अगर यहां पर मान के चलिए इसने बोला था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है, तो वहां पर बहुत सारी एसेट्स की जरूरत होगी ना, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। तो अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बढ़ रही है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा कहीं और यूज किया जा रहा है, किसी और पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टॉक ब्रोकर को बहुत ज्यादा पेमेंट्स की जा रही है मशीनरी वेंडर की बजाय, तो ये भी एक रेड फ्लैग है, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि लोन दे दिया गया है और जो बिजनेस रेवेन्यू वो पहले जैसा ही है। जैसे मान के चलिए एक कंपनी थी XYZ, उसकी जो पहले जो रेवेन्यू थी वो 10 करोड़ की थी और इसने बैंक को बोला कि आप मुझे लोन दीजिए ताकि मैं बिजनेस को एक्सपैंड कर सकूं। उसने बैंक ने लोन भी दे दिया। लोन देने के बाद भी इसका जो इनकम है वो 10 करोड़ ही है, मतलब कि उसने फिर लोन के पैसे का किया ही क्या अगर उसका प्रॉफिट उतना ही है। तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है। अब क्या क्या यहाँ पर एक्शंस लिए जा सकते हैं? सबसे पहले देखो, जो बैंक है वो फर्दर फंड डिसबर्स करना बंद कर देगी। जैसे अगर मान के चलिए बैंक जो है वो स्टेजेस में फंड डिसबर्स कर रही है,
ठीक है, जैसे 6-6 महीने में अगर फंड डिस्पर्स करिए तो जैसे उसे ये सिग्नल्स मिले तो वो फंड डिस्बर्समेंट को रोक देगी, यानी कि और लोन देने से रोक देगी, और जो अभी तक उसने लोन दे दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, वो उनसे वापस मांग लेंगी बिना ड्यू डेट के आए। जैसे ड्यू डेट अगर 5 साल की थी, पर अगर बैंक को लग रहा है डाइवर्जन ऑफ फंड हो रहा है, तो वो 5 साल से पहले भी अपना सारा का सारा लोन का पैसा जो है वो बॉर्वर से मांग सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके ऊपर लीगल केस भी जो है वो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरनल रिस्क कमिटी को यहाँ पर कोई डाइवर्जन ऑफ फंड दिखता है और उसे लगता है कि इसकी रिपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को करनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर जो है वो की जाती है, ताकि उसे आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि फर्दर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको लोन जो है वो ना दे पाए। उसके बाद जो आरबीआई क्रेडिट ब्यूरोज है उनको भी नोटिफाई किया जाता है, ताकि वो आगे किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लैंडिंग करने से जो है वो रोक सके और बैंक को किसी तरह का लॉस ना हो। फिर आपका आता है फाइनल टेकअवेज। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, जो लोन पर्पस होता है वो बॉर्वर के कोर बिजनेस और बैंक पॉलिसीज के साथ अलाइंड होना चाहिए। यानी कि बॉर्वर जिस बिजनेस के लिए बॉर्वर ने लोन लिया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि अगर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन लिया है तो लोन पर्पस भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ही होना चाहिए, और बैंक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। साथ के साथ अगर आप यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडीज करते हो तो इससे आप लोन यूटिलाइजेशन के अंदर जो रिस्क है उसको असेस कर पाते हो, और लोन यूटिलाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी जो है वो चेक कर पाते हो। उसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक इंडस्ट्री एनालिसिस। ये जो है आपको बिजनेस की लॉन्ग टर्म वेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करने का जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अगर आप लोन देने के बाद फंड को मॉनिटर करते हो, यानी कि फंड किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उसको क्लियरली मॉनिटर करते हो, तो आप यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ फंड और क्रेडिट फ्रॉड को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो। साथ ही साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रीजन रिस्पॉन्सिबल बॉर्बिंग बिहेवियर ये तो काफी इंपॉर्टेंट है लोन अप्रूवल के लिए। ये मतलब ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही लोन को जो है वो अप्रूव करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ रीपेमेंट। यानी कि एक बॉर्वर जब बैंक से लोन लेता है तो वो किन किन सोर्सेस से फंड्स को इकट्ठा कर सकता है लोन को रिपे करने के लिए। देखो, अगर हम आइडली बात करें तो एक बिजनेस जब लोन लेता है ना, तो उसे बिजनेस से ही पैसा कमाकर लोन को जो है वो रिपे करना चाहिए, ना कि अपनी एसेट्स को सेल्स करके, ना ही रीफाइनेंसिंग का यूज करके। जैसे अगर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, उसने अगर 50 लाख रुपए का लोन लिया है ताकि वो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेट कर सके और अपना बिजनेस जो है वो कर सके, तो आइडियली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर बिजनेस कर बिजनेस से प्रॉफिट कमाकर, यानी कि कैश फ्लो जनरेट करके उस पैसे से ही लोन की रिपेमेंट करे और इंटरेस्ट की पेमेंट करे। उसे अपनी एसेट्स को सेल करने की नौबत ना आए, ना ही रीफाइनेंसिंग की उसे जो है वो जरूरत पड़े, ना ही एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़े। अब अगर हम यहाँ पर की सोर्सेज की बात करें कि डिफरेंट लोन टाइप के अंदर की सोर्सेज क्या रहते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वर्किंग कैपिटल लोन। पहले अगर हम वर्किंग कैपिटल लोन की यहाँ पर बात करें तो वर्किंग कैपिटल लोन को कैसे रिपे जो है वो कर सकता है बॉरोवर। सबसे पहले देखो, जो रिसीवेबल्स है, यानी कि एक कंपनी ने जो भी क्रेडिट सेल्स की है उस क्रेडिट सेल से पैसा रिकवर करे, यानी कि उनको कैश में कन्वर्ट करे, फिर उससे लोन की रिपेमेंट करे, या फिर इन्वेंट्री को सेल करके टर्नओवर से लोन की रिपेमेंट करे, या फिर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो जो है वो जनरेट करे अपने बिजनेस ऑपरेशन से और उससे लोन की रिपेमेंट करे। फिर आता है आपका यहाँ पर टर्म लोन प्रॉफिट और इंटरनल अक्रूवल्स। अगर टर्म लोन है तो उस केस में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है जैसे कि इबिट्टा और पैट, इससे लोन की रिपेमेंट की जाए। अगर हम इबिट्टा की बात करें, इबिट्टा की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। यानी कि जब एक कंपनी अपनी अर्निंग में से ना तो इंटरेस्ट माइनस करती है, ना ही टैक्स माइनस करती है, ना ही डेप्रिसिएशन, ना ही अमोर्टाइजेशन, तो वो जो अर्निंग है वो इबिट्टा कहलाती है। और पीएटी क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स टुक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, और बिजनेस को इसी से लोन की रिपेमेंट जो है वो करनी होती है। उसके बाद अगर कोई डेप्रिसिएशन या फिर नॉन कैश एक्सपेंडिचर, देखो जो डेप्रिसिएशन होता है या फिर जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसे कंपनी एक्सपेंस तो मानती है पर यहां पर कोई भी कैश फ्लो नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कंपनी ने 50,000 रुपए की मशीन खरीदी, ठीक है, उसके बाद 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये एक एक्सपेंस है क्योंकि मशीन की वैल्यू अब सिर्फ 40,000 रुपए रह गई है। पर यहां पर कंपनी को कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ है, यानी कि उसे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी है, कैश पे नहीं करना पड़ा है, क्योंकि वो उसने पहले ही कर दिया था। तो ये जो 10,000 रुपए है वो उसका यूज कर सकते हैं लोन को रिपे करने के लिए। ओके, उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट है, इसका यूज किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर बैंक गारंटीज डिस्चार्ज ऑफ अंडरलाइंग ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अगर कोई बैंक गारंटी है, जैसे बैंक गारंटी क्या होती है कि बॉर्वर के बिहाफ पर बैंक जो है वो
सामने वाली पार्टी को गारंटी देता है कि जो बोरोवर है वो अपनी सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को जो है रिपे करेगा। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर मान के चले ए पर्सन है, बी पर्सन है, तो ए ने बी से 50 लाख रुपए का लोन लिया है और ए के कस्टमर ने यहाँ पर गारंटी दी है, ए के बैंक ने यहाँ पर गारंटी दी है कि जो ए है वो अपना लोन जो है वो रिपे कर देगा बी को टाइम पर, और अगर ऐसा नहीं करता है तो बैंक जो है वो रिपेमेंट जो है वो करेगा। ठीक है, अब इसकी रिपेमेंट यहाँ पर ए पर्सन यानी कि जो बोरोवर है वो कैसे करेगा? सिंपली अपनी जो परफॉर्मेंस है या फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करके, यानी कि ये जो ए पर्सन है जब वो बी को लोन रिपे कर देगा ना टाइम आने पर, तो ऑटोमेटिकली बैंक गारंटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे एग्जांपल सेम लेते हैं, ए और बी पर्सन है, तो बी ने ए को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करो जिसके लिए मैं आपको 50 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, तो ए ने 50 करोड़ रुपए बी से ले लिया और ए के बैंक ने यहां पर गारंटी दी बी को कि ये टाइम पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपको आपका पैसा जो है वो वापस कर देंगे, अगर ये नहीं कर पाता है तो। ठीक है, तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक की गारंटी भी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, अगर उसको फुलफिल कर देता है बोरोवर तो ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट और रेवेन्यू स्ट्रीम नॉट बजटरी सपोर्ट। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है, जैसे कि मान के चलिए कोई बहुत बड़ी रोड बनाई गई है या फिर कोई पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, उसके लिए अगर बैंक ने यहाँ पे जो है वो लोन दिया है तो इसको कैसे रिपे करेगी गवर्नमेंट? तो बेसिकली टोल कलेक्शन के थ्रू, टैक्स के थ्रू, उसके बाद पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और लीज रेंटल और यूजर चार्जेस के थ्रू। ये सोर्सेज है जहां से गवर्नमेंट पैसा कमाएगी और उससे बैंक का लोन जो है वो रिपे कर देगी। उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो लेंडर को पहले ये असेस करना पड़ेगा कि जो फॉर्म है क्या वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमा पा रही है, क्योंकि देखो अगर वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमाएगी तभी तो वो लोन की रिपेमेंट कर पाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो कोई ना कोई दिक्कत है, और बैंक यहाँ पर बैंक को थोड़ा सा सावधान जो है वो हो जाना चाहिए। यानी कि लेंडर को लोन देने से पहले फॉर्म के प्रॉफिट को अच्छी तरीके से असेस करना जरूरी है, क्योंकि देखो अगर फॉर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो वो आसानी से लोन पे जो भी इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर पाएगी, साथ के साथ टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट की भी रिपेमेंट कर पाएगी, शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी पे कर पाएगी जिससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, और साथ के साथ वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ पैसा अपने पास सेव भी करके रख पाएगी। ये सारे काम वो तभी कर पाएगी अगर वो सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। अब यहां पर हम बात करेंगे मेथड यूज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अगर हमें किसी बोरोवर की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगाना है, उसका एनालिसिस करना है कि वो कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर रेशोज हैं जिनको हमें एनालाइज जो है वो करना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन और इबिटा मार्जिन। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको बताता है कि कंपनी जो है नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, यानी कि वो कितनी सेल्स कर रही है। ठीक है, अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से वो कितना कंपनी कितना यहाँ पर सेल्स करी और उससे वो कितना नेट प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। ठीक है, इबिटा से हमें पता लगता है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो जब आप नेट प्रॉफिट मार्जिन और इबिटा का एनालिसिस करते हो तो आप डिटरमाइन कर पाते हो कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, क्योंकि अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी होगी तभी कंपनी अच्छे से प्रॉफिट जो है वो कमा पाएगी, अदरवाइज वो प्रॉफिट अच्छे से नहीं कमा पाएगी। उसके बाद आता है यहाँ पर डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो से आपको पता लगेगा कि कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, यानी कि कंपनी इतनी एबल है कि नहीं कि वो ड्यू डेट के ऊपर अपने डेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से आपको पता लगता है कि कंपनी जो है उसको उसकी इंटरेस्ट को रिपे करने की एबिलिटी क्या है, यानी कि वो टाइम आने पर बैंक को इंटरेस्ट पे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। इस चीज का हम पता जो है वो लगाते हैं। उसके बाद जो नेट प्रेजेंट वैल्यू और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो, जब हमें किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट और जो रेवेन्यू है यानी कि जो बेनिफिट है उसको कंपेयर करना पड़ता है, और अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट कम है तभी वो प्रोजेक्ट फिजिबल होता है, क्योंकि इससे हमें प्रॉफिट होता है, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होता है। तो जब हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो हम बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू के अंदर चेक करते हैं, यानी कि ये जो कॉस्ट है ये तो अभी हमने खर्च की, तो मान के चलिए आपने जो कॉस्ट है वो 50 करोड़ रुपए खर्च की, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब ये जो रेवेन्यू है ये आपको 5 साल में होगी, कितनी होगी, मान के चलिए 60 करोड़ रुपए होगी। ठीक है,
तो ये 60 करोड़ की जो वैल्यू है वो 5 साल के बाद है, तो हमें ना इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो फ्यूचर आपको कैश इनफ्लोज होने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। मान के चलिए इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू को 55 करोड़ होगी। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन करोगे तो 5 करोड़ का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, अदरवाइज ये फिजिबल नहीं है। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी आप देखते हो। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके ऊपर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो होती है। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपको अगर मिनिमम जो रिटर्न चाहिए वो 12% की चाहिए, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर 12% से ज्यादा है, जैसे 14% है, तब ये प्रोजेक्ट फिजिबल माना जाएगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं। ब्रेक इवन एनालिसिस, देखो ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें पता लगता है कि एक कंपनी प्रॉफिट कमाना जो है वो कब स्टार्ट करेगी। क्योंकि देखो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा होता है ना ही लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कंपनी को कितनी मिनिमम रेवेन्यू जनरेट करनी पड़ेगी अपनी सभी कॉस्ट को कवर करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। अब जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज होती है ना, उसके ऊपर हमें स्पेशल कंसिडरेशन जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आरबीआई की कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस है, जैसे कि प्रोजेक्ट वेबिलिटी। सबसे पहले बैंक को यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो वेबिलिटी है वो चेक करनी है। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो बैंक को आंख बंद करके लोन नहीं देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट गारंटी भी दे रही है तब भी वहां पर ड्यू डिलिजेंस का यूज बैंक को करना चाहिए, प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस के थ्रू बैंक यहाँ पर पता लगाते कि इस प्रोजेक्ट का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा और कितना जो वो पैसा आएगा वो सस्टेनेबल है या फिर नहीं है। बैंक को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। और स्पेशल पर्पस व्हीकल को यूज करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के अंदर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना है तो नॉर्मली यहाँ पर जो लोन की अमाउंट होती है वो काफी लार्ज होती है और लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है, तो यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट करना और उसके थ्रू ही लोन देना है ना। और रिस्क एवल्यूशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को भी यहाँ पर असेस करना है कि कितनी यहाँ पर रिस्क फेस करेंगे हम अगर लोन देंगे। और ज्यादा कोशिश करनी है कि आपको कंसोर्टियम और सिंडिकेशन का यूज करना है, यानी कि आपको दूसरे बैंकों के साथ में मिलकर जो है वो लोन देना चाहिए। फिर आता है कॉर्पोरेट बॉडी मैंडेट। तो देखो जो लोन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कंपनीज होंगी। और जो रीपेमेंट है वो प्रोजेक्ट रेवेन्यू के द्वारा ही होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट में से पैसा दे रही है ताकि लोन की रिपेमेंट कर सके, तो यहां पर बैंक को लोन नहीं देना चाहिए। बैंक तभी लोन देगा अगर जो रिपेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की रेवेन्यू से हो रही है, यानी कि प्रोजेक्ट से पैसा कमाया फिर उससे लोन की रिपेमेंट की। अब एक रियल एग्जांपल की अगर हम यहाँ पर बात करें केस स्टडी की, तो देखो एक पावर प्रोजेक्ट है जिसको 500 करोड़ टर्म लोन से सिक्योर किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी जो है वो दी है। तो पोस्ट डिसबर्समेंट अगर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती है सही तरीके से, बजट एलोकेशन नहीं करते, यानी कि बजट का पैसा यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, जिससे डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होगा इसके पास और लोन डिफॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम की इश्यूज की बात करें कि बैंक ने कौन कौन से की इश्यूज फाइंड आउट किए, सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट रेवेन्यू सोर्स नहीं है जिससे लोन की रिपेमेंट की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट सपोर्ट पर रिलायंस करने की वजह से इनकंसिस्टेंसी आती, क्योंकि कभी गवर्नमेंट का बजट कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वीक प्रोजेक्ट कैश फ्लो होता है जिससे ऑपरेशनल रेवेन्यू भी जो है वो कम हो जाता है और डिफॉल्ट हो जाता है। अब बैंक को यहाँ पर करेक्टिव एक्शन कौन कौन से यहाँ पर लेने हैं, सबसे पहले देखो इस एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो क्लासीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग करनी है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर, ताकि नए टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लोन को रिकवर जो है वो किया जा सके। साथ के साथ जो आरबीआई है वो यहाँ पर बजट बैक फाइनेंसिंग ना प्रोवाइड करने के लिए भी गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर गवर्नमेंट का बजट सपोर्ट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को तो वहां पर बैंक को लोन नहीं देना चाहिए। अगर हम फाइनल टेकअवेज की यहाँ पर जो है वो बात करें, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो जो लोन रिपेमेंट है, ठीक है, वो हमेशा बिजनेस जनरेटेड कैश फ्लो से ही होना चाहिए, किसी भी तरह के एक्सटर्नल फंडिंग को हमें यूज नहीं करना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से हमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का जो है वो पता लगता है। और जो गवर्नमेंट ओन्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग रेवेन्यू स्ट्रीम वाले होने चाहिए, उनके पास सेल्फ सस्टेनिंग रेवेन्यू स्ट्रीम होने चाहिए ताकि उन रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा कमाकर लोन की रिपेमेंट जो है वो की जा सके। उसके बाद हमें फाइनेंशियल मैट्रिसेस जैसे कि डीएससीआर, आईसीआर, एनपीवी का यूज करना है ताकि हम यहाँ पर क्रूशियल डिसीजंस जो है वो ले पाए। और बैंक को यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस भी जो है वो इंश्योर करना है ताकि प्रोजेक्ट की जो बैंकेबिलिटी है उसको जो है वो चेक किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर कोलैटरल एंड कैश अक्रूवल, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर क्रेडिट प्रपोजल को असेस किया जाएगा तो लेंडर को यहाँ पर कैश फ्लो पोटेंशियल और कोलैटरल सिक्योरिटी दोनों को ही इवेल्युएट करनी है कि बैंक को लोन देने के बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी क्या मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो पोटेंशियल क्या है और
क्योंकि देखो कैश फ्लो पोटेंशियल से रीपेमेंट की जो है वो गारंटी मिलती है कि कैश फ्लो अगर अच्छा है तो कंपनी जो है वो लोन की रीपेमेंट कर देगी। और अगर कोलैटरल सिक्योरिटी है तो अगर बाई चांस रीपेमेंट नहीं होती है बोरोवर के द्वारा तो बैंक इस कोलैटरल सिक्योरिटी को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। अगर हम कैश एक्रूवल की बात करें कि एक बिजनेस कैसे यहाँ पर कैश को जनरेट करता है लोन को रिपेमेंट करने के लिए और अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो अगर हम लो रिपेमेंट की यहाँ पर की सोर्सेज की बात करें तो देखो नेट कैश इनफ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले एक कंपनी जो है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करके जो है वो कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। जैसे एक कंपनी अगर फर्नीचर बनाती है तो फर्नीचर को बनाकर सेल करके उससे प्रॉफिट जो है वो कमा सकती है। जैसे 2000 का बनाया, 5000 का सेल किया, 3000 का प्रॉफिट, और ये आपका नेट इन कैश इनफ्लो होगा। उसके बाद लिक्विड जो एसेट्स हैं उनको सेल करके लिक्विडेट करके, हालांकि ये तरीका अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद या फिर डेट सिक्योरिटीज को इशू करके, जैसे कंपनी जो है वो बैंक का लोन रिपे करने के लिए पब्लिक से लोन ले सकती है डिबेंचर्स को इशू करके या फिर बॉन्ड्स को इशू करके, ये भी तरीका अच्छा नहीं माना जाता है। या फिर एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करके, यानी कि जो यहाँ पर बोरोवर है वो कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है जिससे वो लोन की रिपेमेंट कर पाए। अब कैश एक्रूवल को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का 50,000 रुपए है, ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 रुपए है, ठीक है, और जो अमोर्टाइजेशन है वो भी 10,000 रुपए है, तो आप ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो 20,000 रुपए है। तो जो आपका कैश एक्रूवल है वो कितना है यहाँ पर 70,000 रुपीज है, और इससे आप लोन की रिपेमेंट भी कर सकते हो, इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो और अपने बिजनेस ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और इजी बनाया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखता है। सेल्स रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस पेड को माइनस करना होता है, और इससे आपका कैश एक्रूवल जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब जो है वो लेंडर को ढूंढने पड़ते हैं जब भी वो कैश फ्लो ट्रेंड को इवैल्यूएट जो है वो कर रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू कितनी है, जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितनी है, स्टेबल है या फिर नहीं है, कहीं वो डिक्लाइन तो नहीं हो रही है, और कहीं कंपनी जो है वो सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक्सेसिव क्रेडिट सेल्स तो नहीं कर रही है। इस चीज को इस क्वेश्चन को पूछना है और उसका आंसर ढूंढना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज हो रही है उसको पूछना है और उसका पता लगाना है। और जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अगर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे के क्या रीजन है, कहीं वो रेवेन्यू से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो गए तो कंपनी को यहाँ पर लॉस हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर टैक्स पेमेंट्स, क्या जो टैक्स है वो एक्चुअली में पे किया जा रहा है या फिर नहीं पे किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया कि हमने 1 लाख रुपए टैक्स पे किया पर एक्चुअली में उसने टैक्स पे किया ही नहीं है। जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है जैसे कि यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पैटर्न है, इसमें कोई अनयूजुअल पैटर्न तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं है डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, इस चीज को जो है वो चेक जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बैंक को यहाँ पर डिटेल कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो करना है क्रेडिट को ग्रांट करने से पहले। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोलैटरल की। देखो कोलैटरल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है लैंडिंग के अंदर, यानी कि जब आप कोलैटरल ले लेते हो तो ये आपको रीपेमेंट की गारंटी नहीं देता, बल्कि आपको एक सेकंड ऑप्शन देता है कि अगर बोरोवर ने रीपेमेंट नहीं की तो आप कोलैटरल को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ कोलैटरल की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें पर्सनल सिक्योरिटी। एक बोरोवर जो है अपनी पर्सनल गारंटी देता है, जैसे एक पर्सन है वो जॉब करता है तो वो बैंक को पर्सनल गारंटी देता है कि मैं जो आपसे पर्सनल लोन लूंगा ना उसकी रिपेमेंट मैं कर दूंगा। नॉर्मली पर्सनल लोन के केस में पर्सनल गारंटी का ही यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, और पर्सनल गारंटी का मतलब है कि यहां पर बोरोवर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर वो डिफॉल्ट करता है। इसके अलावा कुछ टेंजिबल सिक्योरिटी, जैसे कि नॉर्मली अगर होम लोन है, व्हीकल लोन है, तो वहां पर सिर्फ पर्सनल गारंटी से काम नहीं चलता है, वहां पर फिजिकल एसेट्स भी एज अ कोलैटरल जो है वो लेनी पड़ती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, शेयर या फिर गोल्ड हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। देखो ये जो सिक्योरिटीज होते हैं इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी सिक्योरिटी होता है, एक कोलैटरल सिक्योरिटी होता है। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, देखो जब आप किसी एसेट को फाइनेंस करने के लिए लोन लेते हो ना, तो वो जो एसेट है वो बैंक के पास गिरवी रखी जाती है और वही प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। जैसे अगर एक ए पर्सन है, उसने यहां पर एक होम लोन लिया है, उसने यहां पर एक होम लोन लिया है, ठीक है, तो उस होम लोन से वो जो घर बनाएगा ना वो बैंक के पास गिरवी होगा, और ये जो घर होगा ये प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाएगा। उसका कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कई बार बैंक कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी डिमांड करता है, जैसे कि जब इसने होम लोन लिया था ना तो ये तो घर सिक्योरिटी था ही, साथ ही साथ इसका जो पुराना घर था वो भी बैंक ने अपने पास गिरवी रखवा लिया, तो इसका जो पुराना घर था वो आपका कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो कहलाएगा।
ओके। अब यहाँ पर बात करेंगे व्हाई इज कोलैटरल इंपॉर्टेंट। कोलैटरल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ये प्लान बी का जो है वो काम करता है। हमारी लाइफ के अंदर भी एक हमेशा एक प्लान बी जो है वो रहता है। फिल्मों में तो आपने कई बार प्लान बी जो है वो देखा होगा, ठीक है। तो अगर कैश फ्लो फेल हो जाता है, यानी कि बॉर्बर पैसा कमा नहीं पाता है, तो यहां पर जो बैंक है वो कोलैटरल को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर जो बॉर्बर की कमिटमेंट है, अगर वो इंक्रीज हो जाती है लोन को रिपे करने के लिए, तो वहां पर ये जो है वो यूजफुल रहता है। मतलब कि बॉर्बर की कमिटमेंट बढ़ जाती है कि एक तो देखो वो कमिटमेंट कर रहा है कि मैं कैश फ्लो होगा तो मैं आपको लोन की रिपेमेंट कर दूंगा, साथ के साथ अगर कैश फ्लो नहीं भी हुआ तो मैं एसेट को सेल करके आपका पैसा जो है वो आपको दे दूंगा। तो बॉर्बर की जो कमिटमेंट है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो ये बैंक को अलाउ करता है कि वो लोन अमाउंट को रिकवर कर सके एसेट को सेल करके, ठीक है, जिससे लेंडर का जो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी जो लोन है वो सिर्फ कोलैटरल को देखकर नहीं दिया जाना चाहिए। जो प्राइमरी रीपेमेंट सोर्स होता है वो हमेशा कैश फ्लो होता है, यानी कि उसकी इनकम वगैरह उसको आपको पहले जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कोलैटरल को जो है वो देख सकते हो। सिर्फ कोलैटरल के बेस पर अगर आप लोन दे रहे हो तो ये आपकी सही स्ट्रेटजी जो है वो नहीं रहेगी। अब यहां पर बात करेंगे एनफोर्सिंग कोलैटरल इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कोलैटरल को एनफोर्स करने के लिए, मतलब कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी है उसको एक्वायर करके सेल करने में कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो बैंक को फेस करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला आता है लीगल डिलेस। अगर एक बैंक यहाँ पर कोर्ट केस करता है बॉर्बर के ऊपर, तो कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो काफी लंबे चलते हैं, जिसकी वजह से बैंक को जो है वो लॉस होता है। एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि सरफेसी एक्ट आ जाने की वजह से बैंकों को थोड़ा सी आसानी जो है वो हो चुकी है। फिर भी अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड कोलैटरल, तो वहां पर तो सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहां पर तो कोर्ट केसेस वगैरह करने पड़ते हैं। वैल्यू डेप्रिसिएशन, देखो समय के साथ जो है एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। जैसे घर ही है, तो समय के साथ जो घर है वो पुराना हो जाएगा, है ना, उसके अंदर जो एसेट्स है वो भी पुरानी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, कई बार जो बॉर्बर होता है वो अपनी एसेट्स को इलीगली जो है वो ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि बैंक के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, बॉर्बर डिफॉल्ट करके चला जाता है और बैंक के लिए पैसे को रिकवर करने के कोई भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब यहाँ पर जो विजय माल्या थे जब वो भाग गया था, तो बैंक के पास पैसा रिकवर करने के लिए उसकी जो एरोप्लेन्स थी वो गिरवी थी, पर एरोप्लेन्स की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि बैंक का बहुत सारा पैसा जो है वो डूब गया, वो रिकवर ही नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस इज की। देखो, लेंडर को जब लोन देना है तो ड्यू डिलिजेंस उसे करनी पड़ेगी, और ड्यू डिलिजेंस करते वक्त उसे कुछ चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी, जैसे कि बॉर्बर की नेटवर्थ क्या है, एसेट क्वालिटी क्या है, एज क्या है एसेट की, और उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, एसेट्स कितनी पुरानी है, उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल रेलिवेंस जो है वो चेक करनी जरूरी है। लीगल क्लियरेंस और ऑनरशिप को भी चेक करना जरूरी है कि उसके ऊपर ऑनरशिप बॉर्बर की है या फिर नहीं है, ठीक है। एक रियल लाइफ अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एक बॉर्बर, उसने 10 करोड़ का टर्म लोन लिया था, मशीनरी कोलैटरल रखी थी बैंक के पास, गिरवी रखी थी, और बिजनेस जो है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करता था, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, ठीक है। और ये जो मशीन थी ये भी आउटडेटेड हो गई, और अब बैंक यहाँ पर जो है अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि इस मशीन को कोई मार्केट में खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, हर कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो ये यहाँ पर एक एनपीए जो है वो बन जाएगी। अब इससे एक बैंक कौन कौन सा लेसन जो है वो लर्न कर सकता है? सबसे पहले देखो, बैंक को सबसे पहले कोलैटरल को असेस करना जरूरी है, उसको एक्सेप्ट करने से पहले, कि कोलैटरल है क्या और उसकी रीसेल वैल्यू क्या रहेगी और मार्केटेबिलिटी क्या है, उसे हम मार्केट में सेल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ बॉर्बर के पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैश अक्रूवल होना चाहिए, इस चीज को भी इंश्योर करना जरूरी है। सिर्फ एसेट्स के बेस पे जो है वो लोन नहीं देना है। साथ के साथ कोलैटरल के ऊपर ओवरलैप्स को भी जो है वो अवॉइड करना है, ताकि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो फोकस किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो 5th चैप्टर था क्रेडिट अप्रेजल वो यहाँ पर ओवर होता है। तो इसका पार्ट 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, जहां पर हमने डिटेल में क्रेडिट अप्रेजल का मीनिंग वगैरह जो है वो समझा था, तो उसको एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर पार्ट 2 था, ताकि आप, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर हमारी सीसीपी की लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जहां पर हम सीसीपी के फुल सिलेबस को कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो ये लाइव सेशंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको इन लाइव सेशंस को रेगुलर बेसिस पे जो है वो ज्वाइन करना है। और अगर आपने कोई प्रीवियस क्लास मिस कर दिया तो उसको भी एक बार जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि उसकी भी आप प्रिपरेशन जो है वो कर सको।
और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लेना, जहां पर आपको सारा का सारा सीसीपी का जो सिलेबस है कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में मिल जाता है। और ये वीडियो की जो ड्यूरेशन होती है वो काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सीसीपी की प्रिपरेशन कर सकते हो। इन वीडियोस के अलावा हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप जो है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम मिल जाएगी। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको जो हमारी ऐप है लर्निंग सेशन आईबीएफ मिल जाएगी, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है।